आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में खड़े होकर वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से कहा कि उन्हें मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचने की आदत है। छोटे लक्ष्यों के बजाय बड़े लक्ष्यों को साधने की आदत है। साधारण परिस्थितियों के बजाय बड़ी चुनौतियों से जूझना मोदी को अच्छा लगता है। मोदी ने कहा, इसका असर दिखाई दे रहा है। भारत दुनिया के सामने नई मिसालें पेश कर रहा है, दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी 40 घंटे के दौरे पर जापान गए हैं और इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट के अलावा 2 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से भी अलग अलग मीटिंग्स होंगी। कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात समेत कुल 23 मीटिंग शेड्यूल्ड हैं। नरेंद्र मोदी जापान में 1 रात रुकेंगे, 2 रातें हवाई जहाज में कटेंगी। इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी आज नरेंद्र मोदी बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहे थे। आज उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की। इन सारी मीटिंग से क्या निकला? सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन और एनईसी कॉरपोरेशन, फास्ट रिटेलिंग, सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये भारत में कितना इन्वेस्ट करेंगी, किस किस सेक्टर में कहां कहां पैसा लगाएंगी, इसका क्या फायदा होगा, इसकी बात आज करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट से चीन क्यों परेशान है? चीन की निगाहें मोदी के जापान यात्रा पर क्यों हैं? आज जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोल रहे थे तो चीन एक एक शब्द ध्यान से क्यों सुन रहा था? जापान में इस बड़ी मीटिंग का क्या मतलब है? और आज जो बाइडेन के भाषण की थोड़ी देर बाद ताइवान पर चीन के हमले की संभावना की खबर क्यों आई? क्या वाकई में चीन ताइवान पर हमला करने की योजना बना रहा है? अगर नहीं तो आज ही यह खबर क्यों आई? इसका मोदी के जापान विजिट से क्या लेना देना है, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि मोदी के टोक्यो पहुंचने पर भारतीय मूल के लोगों के बीच संबोधन तक 2 ही नारे सुनाई दिए, मोदी मोदी और दूसरा भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे से की और इसके बाद कहा कि पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। मोदी ने कहा कि भारत का दबदबा बढ़ रहा है, वो कठिन लक्ष्य तय करते हैं, उसके हिसाब से मेहनत करते हैं। उनका लक्ष्य है 130 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करना। ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प अपने आप में बहुत बड़े हैं। लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। आज भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के, अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। पूरी दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि जिस स्पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है, वो अभूतपूर्व है। दुनिया को आज ये भी दिख रहा है कि जिस स्केल पर भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर जो जोर दे रहा है, यह भी अभूतपूर्व है। मुझे खुशी है कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। सवाल मोदी का नहीं है। आज हिंदुस्तान से 130 करोड़ लोग
और मैं जापान में बैठे हुए लोगों के भी आंखों में वही देख रहा हूं, आत्मविश्वास। 130 करोड़ देशवासियों का आत्मविश्वास, 130 करोड़ संकल्प, 130 करोड़ सपने, और इस 130 करोड़ सपनों को पूर्ण करने का ये विराट सामर्थ्य परिणाम निश्चित लेके रहेगा। दोस्तों, हमारे सपनों का भारत हम देख के रहेंगे। ये बात सही है कि मोदी बड़े लक्ष्य तय करते हैं, कठिन चुनौतियों को मंजूर करते हैं, वरना भारत जैसे विशाल देश में हर घर में शौचालय बनाने की योजना बनाना, हर परिवार को अपना घर देने की योजना लागू करना, हर घर तक पानी का कनेक्शन, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर घर में रसोई गैस का कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को साल भर से ज्यादा मुफ्त राशन देते रहना, ऐसी बातों के बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग सोचने से भी डरते थे। लेकिन मोदी ने न सिर्फ योजनाओं का ऐलान किया बल्कि उन्हें पूरा किया। इसीलिए मोदी कह सकते हैं कि अब भारत का आत्मविश्वास दुनिया देख रही है। अब तक भारत की तरफ दुनिया देखती है, पहले भारत मदद के लिए दुनिया की तरफ देखता था, अब दुनिया मदद के लिए भारत की तरफ आंखें उठाती है और भारत दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरा है। कोरोना के दौरान भारत ने पूरी दुनिया में दवाएं भेजी, वैक्सीन पहुंचाई। मोदी ने कहा कि अब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है। इस गंभीर खतरे पर भी भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तय किया है। इसके अलावा भारत टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है। आज मोदी ने बताया कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। आपको साथियों जानकर के खुशी होगी, पूरी दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कैशलेस, यहां जापान में तो आप लोग टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित रहते हैं, लेकिन ये बात सुनकर के आनंद होगा, आश्चर्य होगा और गर्व होगा। पूरे विश्व में जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसमें से 40% अकेले भारत में होता है। ये मोदी की खासियत है, वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और सरकारी कामकाज में भी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं। अब देश भर में डिजिटल सर्टिफिकेट्स चल रहे हैं, ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। डिजिटल ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं यह तो आपने सुन ही लिया। अब बैंकों में भीड़ कम हो गई है, जेब में नोटों की संख्या घट गई है। अब लोग जमकर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। करप्शन कम होता है इससे, टैक्स की चोरी रुकती है इससे। और चूंकि मोदी के कामों का असर दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के लोग महसूस कर रहे हैं, इसलिए मोदी जब विदेश जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतीयों में काफी उत्साह दिखाई देता है। टोक्यो में भी दिखाई दिया। जब मोदी वहां पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। बहुत से जापानी लोग भी मोदी की झलक पाने के लिए खड़े थे। एयरपोर्ट से लेकर मोदी के होटल पहुंचने तक जगह जगह मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। होटल में मोदी का स्वागत मंत्रोच्चार के साथ हुआ और इस मौके पर मोदी ने भारतीय लोगों के साथ साथ जापानी लोगों से भी बात की, खास तौर पर उन बच्चों से मिले जो हिंदी सीख रहे हैं। मेरा नाम वित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? इसके बाद मोदी काम पर लगे। दिन की शुरुआत बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात से हुई। आज जिन बिजनेस लीडर्स ने मोदी से मुलाकात की उनमें मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स, स्टार्टअप कंपनियों के बड़े इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक,
रेडीमेड कपड़ों के बड़े ब्रांड यूनिक्लो के सीईओ शामिल थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जापान के अन्य उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग भी की। मोदी ने जापान के कारोबारियों से कहा कि वो भारत में इन्वेस्ट करें, मेक इन इंडिया का पार्ट बने और भारत के विकास में योगदान देकर फायदा भी उठाएं। और मेरी जानकारी है कि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन 2026 तक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगी। सुजुकी मोटर्स ने इस पर काम शुरू कर दिया है। नए इन्वेस्टमेंट में सुजुकी मोटर भारत में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। सॉफ्टबैंक ने हमारे देश की स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लानिंग के बारे में बताया। जापानी कंपनियों से कहा कि वो भारत में आकर प्रोडक्शन बढ़ाकर इस स्कीम का फायदा उठाएं। मोदी चाहते हैं कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दुनिया फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पर निर्भर है। भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन को चुनौती देना चाहता है, इसलिए चीन भी मोदी के एक एक कदम पर पूरी नजर रखे हुए है। आज चीन की नजर अमेरिका के बड़े ऐलान पर भी थी। टोक्यो में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का ऐलान किया। असल में इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर एक नया अलायंस बनाया है। इसका पूरा नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। 13 देशों के ब्लॉक में जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इसका मकसद इंडो पैसिफिक में कारोबार को आसान बनाना और चाइना से मुकाबला करते हुए अपनी अपनी तरक्की करना है। आईपीएफ डिजिटल इकोनॉमी, सप्लाई चेन और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर मिलकर काम करेगा। आईपीएफ के लॉन्च पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत प्राचीन काल से विश्व व्यापार का हिस्सा रहा है। दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट भारत में ही था। मोदी ने भरोसा दिया इस नए समझौते को कामयाब बनाने के लिए भारत अपनी पूरी ताकत से काम करेगा। क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। आईपीएफ का उद्घाटन करते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की आधी आबादी इंडो पैसिफिक में रहती है और वर्ल्ड का 60% ट्रेड यहीं से होता है। इसीलिए इस ट्रेड अलायंस की शुरुआत यहीं से की जा रही है। The Indo-Pacific covers half the population of the world. हिंद प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की आधी आबादी रहती है और दुनिया की कुल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। आज मौजूद देश और जो देश भविष्य में इस साझेदारी का हिस्सा बनेंगे, वो एक ऐसे आर्थिक नजरिए का हिस्सा बन रहे हैं जो सभी लोगों का भला करेगा। सभी लोगों का। हिंद प्रशांत क्षेत्र का ये नजरिया पूरे क्षेत्र के मुक्त और स्वतंत्र, सुरक्षित और लचीले होने का दृष्टिकोण है, जहां पर आर्थिक विकास टिकाऊ और समावेशी है। हम 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में नई भूमिकाएं लिख रहे हैं। इससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था को बराबरी से विकसित होने का मौका मिलेगा। देखिए, सच तो यह है कि पूरी दुनिया के बाजार इस वक्त चाइनीज माल से भरे पड़े हैं। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें चीन का माल न बिकता हो। हमारे देश में ही भगवान की मूर्तियों से लेकर बच्चों के खिलौनों से लेकर आईफोन तक, कंप्यूटर के चिप्स तक, हर सामान मेड इन चाइना की मोहर से बनता है। इसके कारण चीन की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और अपनी आर्थिक ताकत की आड़ में चाइना दुनिया में दादागिरी पर उतरा हुआ है। इसलिए चाइना को काउंटर करना जरूरी है। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ अलायंस करके नेटो बनाया था,
अब उसी तरह एशिया में चाइना को हद में रखने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर IPEF बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जो अलायंस बना था वो मिलिट्री अलायंस था, लेकिन अब जमाना बदल गया है, इसलिए चाइना को काबू में रखने के लिए जो IPEF बनाया गया है वो इकोनॉमिक अलायंस है। इसके ऐलान के साथ असर भी दिखाई दिया। जैसे ऐलान हुआ, चाइना की तरफ से खबर फैलाई गई कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसी तरह अमेरिका के बढ़ते दखल को रोकने के लिए चाइना किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। यानी चाइना अब आंख दिखाकर पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी आप जानते हैं कह चुके हैं, न मैं आंख झुकाकर बात करूंगा, ना आंख चुराकर बात करूंगा। वो तो कहते हैं कि मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूं। तो आज नहीं तो कल चीन को यह बात समझ में आ जाएगी। वैसे आज टोक्यो में मोदी ने काशी की भी बात की। मोदी ने कहा कि काशी का स्वरूप बदल गया है और इसमें जापान का बहुत सहयोग मिला है। मोदी ने याद दिलाया कि जापान के सहयोग से काशी में रुद्राक्ष ऑडिटोरियम बना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।